नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं भारत से संबंधित महत्वपूर्ण 151 प्रश्न, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो सभी प्रश्न को ज़रूर देखिएगा और इसके साथ साथ महत्वपूर्ण स्टार पॉइंट भी बताएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। पीडीएफ यदि चाहिए तो पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए या इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, वहाँ को आपको ग्रुप में जोड़ देंगे, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर 84 को कृष्णा मैथ स्टडी पर आपको मैथ का क्लास मिलेगा, जिससे आप कर सकते हैं। और ये आपका जीएस स्टडी पॉइंट है, जो कि आप तो आज के इस वीडियो में टोटल भारत से संबंधित 150 प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2.4% है। कितना है? 2.4% के साथ ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे, कुछ डिटेल इसके बारे में जान लेते हैं कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से कितना है? तो 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि दुनिया का सबसे 7वां बड़ा देश बनाता है। बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों। 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? दूसरा स्थान है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। पहले नंबर पर कौन आता है दोस्तों? तो पहले नंबर पर आता है चीन। पहले नंबर पर चीन आता है, दूसरे नंबर पर भारत आता है। चलिए इसका कुछ डिटेल जान लेते हैं। कुछ डिटेल जान लेते हैं। इसका डिटेल क्या है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत की जनसंख्या दुनिया की जनसंख्या से कितना प्रतिशत है? तो 17.5% है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। और 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? भारत की स्थल सीमा जो है वो किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? तो सही जवाब जो हो जाएगा बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए इसका कुछ डिटेल जान लेते हैं दोस्तों। बांग्लादेश के साथ जो है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा का साझा करती है, जिसकी कुल सीमा जो है 4096 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, कितना है? 4096 किलोमीटर जो बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ बनाता है। बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? भारत में सबसे ठंडा स्थान की अगर बात करें तो वह मद्रास है। कौन सा है दोस्तों? मद्रास है, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। चलिए द्रास लेह के कारगिल में है। कौन सा है? द्रास जो है, मद्रास जो है, और लेह के कारगिल जिले में का एक शहर पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले क्या है कि इसे भी समझ लेते हैं। यह प्रायः लद्दाख में प्रवेश द्वार कहा जाता है। मद्रास दुनिया का सबसे ठंडे बसे हुए स्थान के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। 5 नंबर क्या कहता है कि भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? भारत जो है एशिया के दक्षिण एशिया में है। क्यों? कौन से एशिया में है? दक्षिण एशिया में है। कहे तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। डिटेल जान लेते हैं। दक्षिण एशिया देशों में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका आता है। उसके आगे बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव जैसे देश भी शामिल है दक्षिणी एशिया में। यह क्षेत्रफल प्रायः भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां पे बाघ और शेर दोनों पाया जाता है? विश्व का वो कौन सा देश है जहां पे बाघ और शेर पाया जाता है? तो हो जाएगा आपका भारत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? भारत। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि रेड क्लिफ रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? रेड क्लिफ रेखा जो है भारत को किस देश से अलग करती है? तो पाकिस्तान से अलग करती है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखने से पहले यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। भारत की अधिकांश
पश्चिमी सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो भारत की अधिकांश पश्चिमी सीमा जो है वो भारत के वो किस पड़ोसी देश के साथ लगती है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका पड़ोसी देश जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। पड़ोसी देश जो हो जाएगा पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान का है तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वही बात कर लेते हैं कुछ डिटेल जानकारी के बारे में। तो भारत की अधिकांश पश्चिमी सीमा जो है पाकिस्तान के साथ लगती है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा लगभग 3,323 किलोमीटर लंबी है और इसे नियंत्रण रेखा एलओसी कहलाता है। क्या कहलाता है? एलओसी कहलाता है इसका नियंत्रक रेखा। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है भारत का कौन सा पड़ोसी देश पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान था? भारत के कौन सा पड़ोसी देश पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश का है तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। बांग्लादेश के बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा था। पाकिस्तान का पूर्वी प्रांतीय हिस्सा था जिसमें आधुनिक देश बांग्लादेश के क्षेत्र को शामिल किया गया था। बात करते हैं अगला नंबर, और अगला नंबर जो है 10 नंबर प्रश्न है, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मानक समय में बीच कितना का अंतराल है? तो भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मानक समय का अंतराल जो है कितना है दोस्तों? तो 5 घंटा 30 मिनट है। कितना है दोस्तों? 5 घंटा 30 मिनट है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न 11 नंबर है दोस्तों, ये भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या जो है टोटल 9 है। कितनी है दोस्तों? 9 है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा। इसके कुछ टॉपिक जान लेते हैं। 9 देश भारत के साथ सीमा साझा रेखा बनाता है। इसमें 7 देश भूमि से सीमा साझा करता है, जबकि 2 देश जो है समुद्री साझा करता है। भारत के 7 देश जो अपनी सीमा रेखा साझा करता है वो कौन कौन सा है उसको हम देख लेते हैं। वह है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर, चीन 3488 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। श्रीलंका और मालदीव जो है वह जलीय सीमा 2 देश है जो कि बनाता है भारत से। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगला प्रश्न का। 12 नंबर प्रश्न है, भारत में कितने राज्य जो है समुद्र तट है? भारत के कितने राज्य जो है वो समुद्र तट पर है दोस्तों? बताइएगा सही जवाब कि भारत के कितने राज्य जो है वो समुद्र तट पर है। तो टोटल 9 राज्य है। कितने राज्य है? 9 राज्य है जो कि समुद्र तट पर से आता है। कौन कौन सा है उसको हम देख लेते हैं दोस्तों कि भारतीय तट रेखा देश के 9 राज्यों को छूती है। कौन कौन सा 9 राज्य है? तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है जो कि समुद्रीय तट रेखा से जुड़ा हुआ है। बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वीप क्षेत्रों को मिलाकर भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? द्वीप क्षेत्र को लेकर भारत के समुद्र तट की लंबाई जो है वो कितनी है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर है। कितना है? 7,516.6 किलोमीटर पड़ेगा। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करते हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का कि भारत प्रायः द्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर फैला हुआ है। इसने देश की मुख्य भूमि 6100 किलोमीटर की तटरेखा प्रदान करती है। मुख्य रूप से लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटरेखा को मिलाकर के 7516.6 किलोमीटर होता है। ठीक है दोस्तों, यदि अंडमान और निकोबार को छोड़ दिया जाए तो टोटल हो जाएगा 6100 किलोमीटर, और अंडमान निकोबार समूह द्वीप को ले लिया जाए तो हो जाएगा 7516 किलोमीटर सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। 14 नंबर, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की समुद्र तट रेखा जो है वह सबसे लंबी है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। वही बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का कि गुजरात भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसकी तट रेखा जो है 1600 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, कितना है? 1600 किलोमीटर है गुजरात की तट रेखा। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों कि 2011
कि जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था। तो 2011 के अनुसार भारत के लिंगानुपात जो था वो कितना था दोस्तों, तो 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी। कितना, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी। बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न होगा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय संविधान के कितने भाग हैं। तो भारतीय संविधान में भाग की संख्या जो है आपका 22 भाग है। कितना है दोस्तों, 22 भाग है। कितना भाग है, तो 22 भाग, ऑप्शन 25 भाग है। कितना है, 25 भाग है। कितना है, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के कितने भाग हैं। तो भारतीय संविधान के जो भाग है टोटल 25 भाग है। 25 भाग का है तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी के साथ जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है। भारत का संविधान जो है वह किसके द्वारा हस्तलिखित है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण के द्वारा हस्तलिखित संविधान है। अगला प्रश्न देखेंगे 18 नंबर प्रश्न है। भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो किसकी है बताइएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। किसकी है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह स्टैचू कहाँ पे है दोस्तों, तो गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई जो है टोटल 182 मीटर है। कितना है दोस्तों, 182 मीटर है स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से क्या भारत और श्रीलंका को विभक्त करता है। निम्नलिखित में से क्या है जो भारत और श्रीलंका को विभक्त करता है, अलग करता है, तो वह है पाक जल मंडरू मध्य। क्या हो जाएगा दोस्तों, पाक जल मंडरू मध्य, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक को जान लेते हैं। पाक जल मरु मध्य भारत और श्रीलंका के बीच बंगाल की खाड़ी का एक बड़ी खाड़ी है। यह तमिलनाडु राज्य, भारत और जाफना जिला श्रीलंका के बीच स्थित है। कौन सा है दोस्तों, तमिलनाडु, भारत और जाफना जिला के बीच श्रीलंका स्थित है। बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारतीय मानक समय को निर्धारित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर है जो भारतीय मानक समय को निर्धारित करता है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका 82.5 डिग्री पूर्व हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, 82.5 डिग्री पूर्व हो जाएगा, जो कि मानक समय को निर्धारित करता है। बात करेंगे अगला कुछ टॉपिक को, कुछ डिटेल जान लेते हैं। भारतीय मानक समय के रूप में ज्ञात पूरे भारत में माना जाने वाला मानक समय 82.5 पूर्व देशांतर पर आधारित है। देशांतर उत्तर के मिर्ज़ापुर प्रयागराज से होकर गुजरता है। बात करेंगे अगला प्रश्न का, तो अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों कि भारतीय मोबाइल नंबरों का कोड क्या होता है। भारतीय मोबाइल नंबर का कोड जो होता है क्या होता है, तो +91 होता है। क्या होता है दोस्तों, +91, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। भारत का सबसे लंबा अगर समुद्र तट की बात किया जाए तो कौन हो जाएगा, तो सही जवाब जो हो जाएगा आपका मरीना समुद्र तट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मरीना समुद्र तट, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, उससे पहले कुछ स्टार पॉइंट देख लेते हैं। मरीना समुद्र तट चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी के साथ स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों। भारतीय संविधान को कितने दिनों में तैयार किया गया था। तो भारतीय संविधान को कितने दिनों में तैयार किया गया था, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में इसको तैयार किया गया था। कितना, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ऑप्शन डी के साथ जाएगा सही जवाब। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़रूर भेज दीजिएगा वीडियो को। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबा बांध की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। कौन सा है दोस्तों, हीराकुंड बांध है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। कुछ डिटेल जान लेते हैं। हीराकुंड बांध 25.8 किलोमीटर लंबी के साथ साथ सबसे लंबा बांध है। महानदी पर निर्मित यह ऐतिहासिक बांध है। भारत के उड़ीसा के संबलपुर जिले में के पास स्थित है। हीराकुंड बांध कहाँ पे है दोस्तों, तो उड़ीसा के संबलपुर जिले में के पास स्थित है, जिसकी लंबाई जो है 25.8 किलोमीटर
है। बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा बांध है? तो भारत का सबसे ऊंचा अगर बांध की बात किया जाए तो वो है टिहरी बांध, उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? टिहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ पे है? देहरादून है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह 260 मीटर की ऊंचाई के साथ भारत का सबसे ऊंचा बांध का खिताब रखता है। बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी की अगर बात किया जाए तो वह गंगा नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? गंगा नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, यानी 26 नंबर का डी हो जाएगा सही जवाब। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, और 27 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2047 में जब भारत में ब्रिटिश शासन का समाप्त हुआ तो साक्षरता दर सिर्फ कितनी थी? बताइएगा, इस साक्षरता दर कितनी थी? तो सही जवाब जो हो जाएगा 12% थी। कितना? 12% थी उस समय साक्षरता दर। कब? 1947 में। बात करते हैं अगला प्रश्न का, वर्ष भारत की किस जनगणना का नारा, भारत की किस जनगणना का नारा था कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य है? हमारा जनगणना जो है हमारा भविष्य है, भारत की कौन सी जनगणना का यह नारा था? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2011 की बात है। कौन सा? 2011 की जनगणना का बात है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। इससे पहले कुछ डिटेल जान लेते हैं। 2011 की जनगणना 2018 के बाद से भारत की 15वीं जनगणना राष्ट्रीय जनगणना हुई थी। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब है कि पहली जनगणना जो हुई थी कब हुई थी? 1872 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1872 ईस्वी में पहली जनगणना हुई थी, और 2011 में जो हुआ था भारत का 15वीं जनगणना थी। बात करते हैं अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस पड़ोसी देश को डूक यूल भी कहा जाता है? भारत के किस पड़ोसी देश को डूक यूल के नाम से जानते हैं दोस्तों? तो सही जवाब जो हो जाएगा आपका भूटान देश को जानते हैं। किस देश को? भूटान देश को डूक यूल के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले कुछ टॉपिक देख लेते हैं। भूटान भारत के पड़ोसी देश है, इसे डूक यूल के भी कहा जाता है। डूक यूल का अर्थ है थंडर ड्रैगन। क्या होता है? थंडर ड्रैगन। भूटान का राष्ट्रीय प्रतीक है। भूटान के ध्वज पर भी दिखाई देता है। भूटान के जब तिरंगा झंडा पर देखिएगा, भूटान के ध्वज पर देखिएगा तो तिरंगा ड्रैगन की चित्र बनाया हुआ है। बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, भारत को स्वतंत्रता मिलने के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत को स्वतंत्रता मिलने के समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न देखने से पहले कुछ टॉपिक देख लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता से पहले लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय थे। वह स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल भी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। इस दिन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू हुआ था, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान को अलग अलग देशों के रूप में स्थापित कर दिया गया। 14 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, यानी पाकिस्तान का जो जन्म हुआ कब हुआ? 14 अगस्त 1947 को हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई? तो भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति जो हुई थी 1947 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1947 ईस्वी को, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में निम्नलिखित में से किसे द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स के रूप में जाना जाता है? द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? तो सही जवाब जो हो जाएगा आपका भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 32 के बाद। कुछ डिटेल है दोस्तों। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को कैग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैग की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसकी अवधि जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, कार्यालय में रहते हैं। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो जाता है उतना दिन तक वह कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। भारत की सबसे लंबी निरंतर तथा विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार किस किले पर स्थित है? भारत की सबसे लंबी निरंतर तथा विश्व का दूसरी सबसे लंबी दीवार जो है वह किस किले पर स्थित है? बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा।
तो बिल्कुल 33 नंबर प्रश्न है और 33 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा कुंभलगढ़ के किला पर है। किसके है दोस्तों? कुंभलगढ़ के किले पर है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार भारत में है। दूसरी सबसे बड़ी दीवार जो है 38 किलोमीटर से अधिक है। यह राजस्थान के कुंभलगढ़ में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान के कुंभलगढ़ में पड़ता है। बात करते हैं अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है दोस्तों 34 नंबर प्रश्न है। 34 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? इसको पहले पढ़ लेते हैं फिर ऑप्शन देखते हैं। भारत नाम का उपयोग भारतीय संविधान के लिए एक पद नाम के रूप में किया गया है, जो प्राचीन पौराणिक सम्राट भारत का उल्लेख करता है, जिसकी कहानी किस भारतीय महाकाव्य में बताई गई है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो महाभारत काव्य में बताई गई है। कौन सी? महाभारत काव्य में बताई गई है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वही बात करते हैं अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कहाँ भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है वह कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल चेन्नई में है, मुंबई में है। कहाँ पे है दोस्तों? मुंबई में है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी जो है कौन सी है दोस्तों? तो गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है? इंडिया नाम जो है लिया गया है और किस नदी से लिया गया है दोस्तों? तो बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा सिंधु नदी से लिया गया है इंडिया नाम। ठीक है दोस्तों, इंडिया नाम सिंधु नदी से लिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न भारत की सबसे छोटी नदी समझी जाने वाली अरावली नदी किस राज्य में पड़ती है? भारत की सबसे छोटी नदी समझी जाने वाली अरावली नदी जो है और किस राज्य में पड़ती है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में पड़ती है। कहाँ पे? राजस्थान में पड़ती है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी को भारत की लाल नदी के नाम से भी जानते हैं? किस नदी को भारत की लाल नदी के नाम से जानते हैं दोस्तों? तो सही जवाब जो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। कौन सा नदी को? ब्रह्मपुत्र नदी को लाल नदी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी होगा सही जवाब। कुछ डिटेल जान लेते हैं दोस्तों। क्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी हर साल जून में 3 दिनों के लिए रक्त लाल हो जाती है और इस घटना के बाद देवी शक्ति के लिए एक भव्य अबुबाची मेला का उत्सव भी किया जाता है। कब? यह जून में किया जाता है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वह डॉल्फिन को कहा जाता है। कौन सा? डॉल्फिन। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है? डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के नाम से जाना जाता है। बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉल्फिन के बारे में कुछ रोचक जानकारी है। गंगा नदी में डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जंतु है। इसे सुसु के नाम से भी जानते हैं। गंगा डॉल्फिन को 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? याद रखिएगा 2009 को किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का पूर्ण नाम क्या है? इसरो का पूर्ण नाम क्या है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। डिटेल जान लेते हैं। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। वही बात करें कि इसकी स्थापना जो हुई थी 1969 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है, जो कि कर्नाटक राज्य में पड़ता है। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन 1962 ईस्वी में किया गया था। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह जो था वो कौन था दोस्तों? बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आर्यभट्ट था। क्या था दोस्तों? आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट एक वैज्ञानिक का नाम है जिसके नाम पर यह रखा गया था। बात करते हैं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न देखने से पहले कुछ टॉपिक है उसको देख लेते हैं। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। आर्यभट्ट का निर्माण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके द्वारा भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा आर्यभट्ट का निर्माण किया गया था। बात करेंगे अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय की अगर बात की जाए तो राकेश शर्मा थे। राकेश शर्मा जो कि
भारत की तरफ से पहली बार अंतरिक्ष में गए थे। बात करेंगे अगला प्रश्न का, तो अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, माउंट एवरेस्ट पर के शिखर पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला जो थी वो बछेंद्री पाल थी। कौन थी दोस्तों? बछेंद्री पाल थी। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। बात करेंगे अगला प्रश्न का, तो अगला प्रश्न देखने से पहले कुछ टॉपिक देख लेते हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है। 1984 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी। उन्होंने 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला था। और प्रसिद्ध भारतीय पर्वतारोही संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की थी। बात करेंगे अगला, इससे आगे करने वाली दुनिया की पहली महिला और कांग संग मुख से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहले महिला बनी। उपलब्धि हासिल के बाद माउंट एवरेस्ट पर भारतीय राष्ट्रगान का पाठ करने वाला भारत के पहला व्यक्ति रत्नेसल पांडे हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये सभी पॉइंट को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है कि भारत की अस्थायी अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर है? भारत का अस्थायी अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री जो है वह कहाँ पर है दोस्तों? तो सही जवाब जो हो जाएगा आपके क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अंटार्कटिका में है। कहाँ पे है? अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। कुछ टॉपिक को जान लेते हैं दोस्तों, डिटेल जान लेते हैं। मैत्रिस, जिसे मैत्रिस अनुसंधान केंद्र के रूप में भी जाना जाता है, अंटार्कटिका में भारत का दूसरी अस्थायी अनुसंधान केंद्र है। वही बात करेंगे कि हिमाद्री भारत का पहला अस्थायी आर्कटिक अनुसंधान केंद्र है, जो नॉर्वे में स्थित है। कहाँ पे है? जो नॉर्वे में स्थित है, जो नॉर्वे का है में स्थित है, नॉर्वे में स्थित है। बात करेंगे अगला प्रश्न का, तो अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय अगर बात करते हैं हम, तो जेके बजाज थे। क्या थे? कौन थे दोस्तों? जेके बजाज थे, जो कि भारत के पहले व्यक्ति थे जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गए थे। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत में पहली बोलती फिल्म की अगर बात किया जाए तो आलम आरा थी। कौन था? आलम आरा फिल्म था, जो कि भारत की पहली बोलती हुई फिल्म थी। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, उससे पहले कुछ यहाँ पे टॉपिक है। इसका निर्देशन आरदेशिर ईरानी ने किया था। आलम आरा 14 मार्च 1931 ईस्वी को रिलीज हुआ था। कब हुआ था? 14 मार्च 1931 ईस्वी को यह रिलीज हुआ था। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, अगला प्रश्न है भारतीय प्रायद्वीप किस भूमि का एक हिस्सा है? तो भारतीय प्रायद्वीप जो है वो किस भूमि का एक हिस्सा है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गोंडवाना का है। किसका? गोंडवाना का हिस्सा है, गोंडवाना का हिस्सा है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 49 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है? भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भील जनजातीय समूह है। कौन सा? भील जनजातीय समूह है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन 50 नंबर प्रश्न है। भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र की सार्वजनिक स्क्रीन कब की गई थी? बताइएगा दोस्तों, भारत की पहली फिल्म जो राजा हरिश्चंद्र की सार्वजनिक स्क्रीनिंग कब की गई थी दोस्तों? बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल 50 नंबर प्रश्न है, और 50 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कब किया गया था? 3 मई 1913 ईस्वी को किया गया था। कब? 3 मई 1913 ईस्वी को किया गया था, जो कि एक साइलेंट मूवी था। बात करेंगे अगला प्रश्न का, तो अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, दादा साहब फाल्के द्वारा निर्देशित फिल्म राजा हरिश्चंद्र भारत की पूरी तरह से संसाधित होने वाली पहली फिल्म थी। भारतीय सिनेमा का जनक दादा साहब फाल्के को ही माना जाता है। बात करेंगे अगला प्रश्न, तो आपके स्क्रीन पर है, भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा भारत रत्न है। कौन सा है दोस्तों? भारत रत्न है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे अगला प्रश्न का, तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। उससे पहले भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। वर्ष 1954 में इसे स्थापित कब किया गया था? कब किया गया था? वर्ष 1954 ईस्वी में भारत रत्न को स्थापित किया गया था। वही बात करते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, भारत के खेलों में उपलब्धियों के लिए दी जाने वाले सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? बताइएगा दोस्तों, भारत के खेलों में उपलब्धियों के लिए दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। भारत का पहला वायसराय कौन था दोस्तों?
तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका स्क्रीन पर, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बात की जाए तो कौन थी दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा प्रतिभा पाटिल थी। कौन थी दोस्तों? श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी थी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले भारतीय राष्ट्रपति कौन है? तो स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति जो है वो कौन है दोस्तों? 55 नंबर प्रश्न है। 55 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू है। कौन है दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू है, जो कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है। बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है दोस्तों, शतरंज में भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन सा है? शतरंज में भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर जो है वो कौन है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर क्या हो जाएगा? एस विजय लक्ष्मी है। कौन है दोस्तों? एस विजय लक्ष्मी। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। करंट अफेयर के लिए डेली करंट अफेयर 84 पर आप जा करके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भारत का पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है विश्वनाथन आनंद है। साल 1988 ईस्वी में वह भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। बात करेंगे अगला टॉपिक, अगला स्टार पॉइंट का, तो वह है सुब्बारमन विजय लक्ष्मी शतरंज की पहली महिला भारतीय ग्रैंड मास्टर। 2001 में वह महिला ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाली प्रथम महिला बनी थी। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। 57 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 57 नंबर प्रश्न क्या है? भारत के शीत मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? भारत के शीत मरुस्थल की अगर बात करें तो भारत की शीत मरुस्थल जो है आपका लद्दाख में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़ा रेगिस्तान थार किस राज्य में पड़ता है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो थार है, वो किस राज्य में पड़ता है? बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल वो राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान का है तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, भारत का सफ़ेद रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? भारत का सफ़ेद रेगिस्तान जो है वो कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो होगा आपकी स्क्रीन पर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल कच्छ में स्थित है। भारत का सफ़ेद रेगिस्तान जो है वो आपका कच्छ में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों 60 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र दिवस पर लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है? स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के दिन लाल किला पर राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपके क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री फहराते हैं। कौन फहराते हैं? प्रधानमंत्री फहराते हैं। वही बात करेंगे 26 जनवरी के दिन तो राष्ट्रपति फहराती है। बात करते हैं कुछ स्टार पॉइंट का। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था और उस दिन लाल किले पर फहराए जाने वाले झंडे जो है ब्रिटिश ध्वज को हटा दिया गया और हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा फहराया गया था। बात करेंगे अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है 61 नंबर, पहला भारतीय गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? पहला भारतीय गणतंत्र दिवस जो है वो कब मनाया गया था दोस्तों? तो बिल्कुल 26 जनवरी 1950 ईस्वी को मनाया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो मेघालय के मानसीराम में होती है। कहाँ पे होती है? मेघालय के मानसीराम। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा, भारत जो है आपका उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपका क्या है? स्टार पॉइंट है, भारत भूमध्य रेखा उत्तर में 8 डिग्री 4 रेखिन उत्तर से 37 डिग्री 6 रेखिन उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। बात करेंगे अगला प्रश्न का। भारत में वर्तमान में भारत के कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत के टोटल 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का उत्तर में दक्षिण तक विस्तार कितना है? भारत
का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार जो है वो कितना है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 3214 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? 3214 किलोमीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, भारत का पूर्व से पश्चिम तक की विस्तार कितनी है? तो भारत के पूर्व से पश्चिम तक की विस्तार की अगर बात किया जाए तो वह 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933 किलोमीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या भारत का प्राचीन नाम है? निम्न में से भारत का प्राचीन नाम जो है वो क्या है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। हिमवत, आर्यावत, जम्बूद्वीप, इस सभी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। 70 नंबर प्रश्न है, भूमध्य रेखा भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? भूमध्य रेखा भारत की दक्षिणी छोर की दूरी जो है वो कितनी है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 876 किलोमीटर है। 876 किलोमीटर, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत के मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की मीठे पानी के झील जो है सबसे बड़ी कौन सी है दोस्तों? तो बिल्कुल वुलर झील है, वुलर झील, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भाग में बांटता है? कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश है जो कि भारत को दो भाग्य में बांटता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा 23.5 डिग्री कर्क रेखा बांटता है। कौन सा? 23.5 डिग्री कर्क रेखा बांटता है दो भागों में। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा है। कौन सा राज्य है दोस्तों? त्रिपुरा है, जो कि बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ पे है? कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आदमपुर किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदमपुर जो है किन दो मध्य देशों के बीच है? तो भारत और श्रीलंका के बीच है। कौन सा? भारत और श्रीलंका के बीच है। सही जवाब सी हो जाएगा। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करती है? तो भारत का कौन सा राज्य जो है वो चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो सही जवाब जो हो जाएगा 75 नंबर सवाल का ऑप्शन सिक्किम हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बिल्कुल सही जवाब सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, तो आज टोटल 75 प्रश्न देख लिए जो कि अभी बताए हैं, और बच गया इस वीडियो का 75 प्रश्न जो कि अगले पार्ट 2 वीडियो में लेकर आएंगे, जो कि उसमें भी 75 प्रश्न बताएंगे। 75 के बाद यानी 76 से लेकर टोटल 151 तक बताएंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में 75 प्रश्न को लेकर के। यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में आगे बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी तैयारी हो सके। जय हिंद, जय भारत।